एक बार फिर से आपका स्वागत है और शुरुआत फिर से जल संकट की खबर के साथ में कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अब केंद्र से मदद मांगी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की केंद्र सरकार को चिट्ठी। वजीराबाद प्लांट में पानी लगभग खत्म हो चुका है। अब मुनक नहर में भी पानी की कमी है। आतिशी केंद्र सरकार से मदद का हाथ मांग रही हैं। वजीराबाद प्लांट में पानी लगभग खत्म हो चुका है। मुनक नहर का भी वो अपडेट दे रही हैं। जल संकट पर इस वक्त एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ आतिशी का सरकार को, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखना, जिसमें मदद मांगी जा रही है कि दिल्ली वासी इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। हालात पानी को लेकर बद से बदतर होते जा रहे हैं। वजीराबाद ट्रीटमेंट वाटर प्लांट जो है वो सूख रहा है। इसके अलावा बात अगर मुनक नहर की करते हैं तो वहाँ पर भी पानी की कमी इस वक्त आ रही है और यही वजह है कि आतिशी इस स्थिति से इस वक्त केंद्र को अपडेट करा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए दिल्ली की जनता के हितों से ऊपर राजनीति नहीं हो सकती है। इस बीच आतिशी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। तो देखिए, दिल्ली में पानी की किल्लत के इस पूरे मामले में आज हरियाणा जाएंगे दिल्ली के अधिकारी। हरियाणा से पानी देने की गुहार उनकी तरफ से लगाई जाएगी, क्योंकि लगातार जो जल संकट है दिल्ली में वो गहरा रहा है। जो उत्तर प्रदेश से जो पानी मिल रहा था वजीराबाद बैराज का, वो भी अब सामान्य से 6 फीट कम हो गया है। तो कुल मिलाकर अब मुसीबत थोड़ी सी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मुनक नहर की बात करें, मुनक नहर से मिलने वाला पानी भी घटकर अब 902 क्यूसेक पर पहुंच गया और ऐसे में पानी की कमी को दूर करने के लिए पश्चिमी दिल्ली के कई हिस्सों में बोरवेल को यूजीआरसी भी जोड़ा गया है और अब इसमें जानकारी है कि हरियाणा से पानी देने की गुहार लगाई जाएगी। हालांकि हरियाणा की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास जितना अतिरिक्त पानी है वो हम छोड़ रहे हैं दिल्ली के लिए जितना भी हमसे बन पड़ रहा है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी करना भी यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा में भी गर्मी पड़ रही है और ऐसे में वहाँ भी डिमांड ज़्यादा है। तो ये उनका कहना है। अब इसमें जानकारी है कि दिल्ली में जो पानी की किल्लत है उसको लेकर अब हरियाणा जाएंगे दिल्ली के जो अधिकारी हैं वो, और हरियाणा जाकर पानी देने की गुहार लगाएंगे। कल बैठक हुई और बैठक के बाद पानी की बचत करने की अपील जल मंत्री ने दिल्ली वालों से की कि शहर में पानी की कमी लगातार बनी हुई है, ऐसे में लोग पानी की बचत करें, सावधानीपूर्वक पानी का इस्तेमाल करें। बढ़ते खबरों में आगे, और कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। 3 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी होगी और राज्य सरकार ने कर्नाटक बिक्री कर यानी KST में इजाफा किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कर्नाटक में अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, इसे लेकर ये बड़ी जानकारी है। कर्नाटक बिक्री कर यानी कि KST में इजाफा किया गया है और 3 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी होगी। साक्षी बिल्कुल, तो देखिए आम जनजीवन को प्रभावित करने वाली ये खबर, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। कर्नाटक में 3 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी यहां पर होती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक की बिक्री कर यानी कि KST में किया गया है इजाफा, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। मूडीज की रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि NDA की सरकार से खुश है शेयर मार्केट। अगले 12 महीने में 82,000 के पार सेंसेक्स पहुंचता हुआ नजर आएगा। और इससे पहले भी हमने देखा 75,000 हुआ या फिर 73,000 हुआ, नए नए रिकॉर्ड्स सेंसेक्स बनाता हुआ नजर आया। और अब कहा जा रहा है कि अगले 12 महीने यानी कि 1 साल के अंदर देखा जाए तो 82,000 यहां पर सेंसेक्स पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जो दावा किया जा रहा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि अगला दशक भारत का रहने वाला है। बाजार को आने वाले दिनों में अधिक सुधारों की उम्मीद भी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर NDA की सरकार, क्योंकि 2014 में, 2019 में और अब एक बार फिर से 2024 में NDA अपनी सरकार बनाने में सफल रहती है। इस बीच ये बड़ा दावा मूडीज की रिपोर्ट में किया गया है, जिसके अनुसार अगला दशक यानी कि अगले 10 साल भारत के हैं और शेयर मार्केट को खासा जो बेनिफिट है वो इससे होता हुआ नजर आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन कई बैंक्स ने लोन पर ब्याज बढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर भारतीय स्टेट बैंक की बात करें, सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन के ब्याज में एक बार फिर से बढ़ोतरी की है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको अपने लोन पर और ज़्यादा EMI चुकाना होगा। SBI ने RBI की मौद्रिक नीति की बैठक के कुछ दिन बाद ही ब्याज में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने 15 जून से सभी टेन्योर के लिए अपनी जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स हैं उसमें 10 बेसिस पॉइंट या फिर ये कह लीजिए कि 0.1% का इजाफा किया है। SBI के इस कदम से MCLR से जुड़े सभी तरह के जो लोन हैं उसकी EMI बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको हर महीने पहले से ज़्यादा लोन पर EMI चुकाना होगा। शुरुआत हो चुकी है। अभी तक जिस तरीके से रेपो रेट को लेकर कोई बदलाव नहीं हो रहा था और जो लोन की दरें थी वो स्टेबल बनी हुई थी,
अब ऐसे में स्टेट बैंक ने अगर ये इजाफा किया है तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में बाकी के बैंक्स भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जिनका सपना है घर खरीदने का या फिर जिनके पास ऑलरेडी घर है, लोन पर उन्होंने घर लिया है, उनके लिए ये अच्छी खबर तो नहीं है क्योंकि उनका खर्चा तो बढ़ने वाला है। और अब आगे बढ़ेंगे बात सूरत की, जहां पर एक फ्लैट से 4 लोगों के शव मिले हैं। एक ही परिवार के ये 4 शव हैं। मृतकों में एक पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। मौत के कारणों का हालांकि फिलहाल पता नहीं चला है। मामला दर्ज हो गया है, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन ये जांच का विषय है हत्या या आत्महत्या, दोनों एंगल से पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सूरत की घटना है जहां पर एक फ्लैट से 4 लोगों के, एक ही परिवार के हैं, शव बरामद हुए हैं। मृतकों में एक पुरुष है और 3 महिलाएं इसमें शामिल हैं। बढ़ते खबरों में आगे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को लड्डुओं से तोला और तस्वीरें देखिए आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। समर्थकों ने लड्डुओं से तोला है। दरअसल मंत्री बनने के बाद गया पहुंचे, जिसके बाद जोरदार वेलकम यहां पर किया गया है। तो जीतन राम मांझी को लड्डुओं से तोला किया है। साक्षी। बिल्कुल रंजना, और जीत के बाद अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने आती भी हैं। जब हमने देखा कि बीजेपी जीती थी तब भी 201 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया गया था, और अब जीतन राम मांझी जब जीत कर पहुंचते हैं तो उनके समर्थक उनको लड्डुओं के साथ में तोलते हुए नजर आते हैं। तो ये अलग तस्वीर जीतन राम मांझी के समर्थकों के द्वारा सामने आई है। बढ़ते खबरों में आगे अगली खबर का रुख करते हैं साउथ अफ्रीका से, जहां पर रामाफोसा दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। देश में 30 साल बाद में गठबंधन की सरकार आई है। साउथ अफ्रीका से खबर बता रहे हैं, माफ कीजिएगा। इस बीच मंडेला की पार्टी को विपक्षी दल ने दिया है यहां पर समर्थन, और अफ्रीका में रामाफोसा दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं समर्थन के साथ। 19 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। रामाफोसा को दोबारा राष्ट्रपति चुन लिया गया है। अगले 5 साल के लिए कार्यकाल होगा। 19 जून को शपथ ग्रहण होगा। आम चुनाव में बहुमत न मिलने के कारण अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ गठबंधन किया है। पहली बैठक के दौरान अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के थोको डिडीजा को नेशनल असेंबली का अध्यक्ष और डेमोक्रेटिक अलायंस के एनली को उपाध्यक्ष चुना गया था। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 339 मतपत्र जारी किए गए और गिने गए। इनमें से 12 अवैध घोषित कर दिए गए। रामाफोसा को 283 मत मिले। उनके प्रतिद्वंदी को मात्र 44 मत प्राप्त हुए। दक्षिण अफ्रीका में 29 मई को चुनाव 400 सीटों में से 159 सीटों के लिए हुए थे। आपको बता दें, ये पिछले 30 साल में पहली बार हुआ जब ANC को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। और देखिए आगे बढ़ रहे हैं, हमास के लड़ाकों ने गाजा में कोहराम मचा दिया। युद्ध में मारे गए इजराइल के 8 सैनिक पहली बार बैकफुट पर आए हैं नेतन्याहू। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें अभी तक युद्ध थमता नजर नहीं आता। रूस यूक्रेन का अलग, इजराइल हमास के बीच में अलग। वैसे में हमास के लड़ाकों ने गाजा में काफ़ी कोहराम मचाया है और युद्ध में जो मारे गए इजराइल के 8 सैनिक हैं उनकी भी खबर मिल रही है। पहली बार बैकफुट पर आए हैं नेतन्याहू। अब देखिए, अगर अखबारों की अगर अभी भी बात करते हैं तो फ्रंट पेज पर नीट का मामला छाया हुआ है और नीट मामले को लेकर 2024 नीट रद्द करने की मांग लगातार जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाओं के पहुंचने का सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। अभी ऑलरेडी आप देखिए लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में हैं। लेकिन इस बीच एक और जो याचिका है वो पहुंची है। मुझे लगता है साक्षी आपके पास कुछ खास जानकारी है क्या? बिल्कुल पूजा, मैं चाहूंगी कि आप अपनी खबर कंप्लीट करें। उसके बाद मेरे पास एक इंटरेस्टिंग खबर है जो कि दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर है, उसके बारे में हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। देखिए ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट में छात्र ने याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत की निगरानी में CBI या किसी अन्य एजेंसी से जांच की अपील की जा रही है और उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट UG 2024 को रद्द करने और गत 5 मई को आयोजित हुई परीक्षा में कथित अनियमितताओं की शीर्ष अदालत में कथित तौर पर जो अनियमितताएं हुई इसको लेकर या तो CBI या फिर किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में देखिए ऑलरेडी जो STF है वो कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल लगातार जारी है। ज़रा सोचिए कि लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा अभी तक गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी है। बिहार से गिरफ्तारियां हुई थी, इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। क्या वाकई पेपर लीक हुआ था, इस एंगल से भी मामले में जांच पड़ताल चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछली सुनवाई के दौरान में खासतौर पर ये बात कही कि जब तक हम NTA का पक्ष नहीं सुन लेते हैं तब तक हम इस पूरे मामले को लेकर कोई इस तरह का फैसला नहीं ले सकते हैं। अब NTA ने पिछली बार इस बात को तो मान लिया और ग्रेस मार्क जो थे उनको वापस ले लिया और कहा कि जो लोग चाहते हैं
कि वो दोबारा से री एग्ज़ाम दे, तो उनके पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है। नहीं तो बगैर ग्रेस मार्क के जो आपके पास में नंबर्स हैं, आप उस आधार पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास में विकल्प के तौर पर खुला हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री ने पहले इस बात को कहा कि अब कोई धांधलीबाजी या फिर पेपर लीक का जैसा कोई सबूत नहीं मिला। फिर उसके बाद में उनकी तरफ से ये कहा गया कि छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और जो दूसरी मुख्य बात उन्होंने कही कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब इस पूरे मामले में दोषी कौन हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और ऐसे दोषियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई हो जल्द से जल्द, ताकि जो युवा है खासतौर पर उनका भरोसा बढ़े। एक तो बात रही पूजा नीट की, दूसरी अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो एमपीपीएससी का जिक्र जो कि दैनिक भास्कर में इस वक्त है, और इसमें हेडलाइन दी गई है कि बेटा पूछता है कि मम्मी आपका रिजल्ट कब आएगा, 5 साल के बाद भी नहीं पता फेल है या सिलेक्ट। दरअसल ये पूरा मामला है मध्य प्रदेश का, जहां पर नौकरी का 87:13 का जो फॉर्मूला है वो उसमें तय किया गया है, और इस पूरे मामले में जितनी भी पोस्टिंग है वो लटकी हुई हैं। हालांकि इसको लेकर तमाम तरीके की दलीलें इसमें सामने आती हैं। 13% पदों को होल्ड यहां पर कर दिया गया, और उसके बाद से तमाम ऐसे जो परीक्षार्थी हैं उनका रिजल्ट अटका हुआ, उनकी पोस्टिंग अटकी हुई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भर्तियों में ओबीसी को पहले की तरह 14% आरक्षण दिया जाए। हाई कोर्ट ने इसमें कहा कि ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख जब तक साफ नहीं करता तब तक हाई कोर्ट भी इसमें सुनवाई नहीं करेगा। तब से लेकर अब तक मामले में 85 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, सभी मामले विचाराधीन हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में भर्तियों पर रोक लग गई है, और भर्तियां ना होने से सरकार और राज्य सेवा लोक आयोग में दबाव ये था। साल 2022 में सामान्य प्रशासन ने विभाग में 87:13 का फॉर्मूला बनाया। एमपीपीएससी को इसके आधार पर रिजल्ट जारी करने का भी सुझाव दिया, लेकिन आप समझिए अब तक मतलब 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसमें कोई भी पोस्टिंग नहीं हुई, सभी पोस्टिंग इसमें अटकी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए एक रिसर्च की बात कर लेते हैं जो कि बेहद ही चिंताजनक है। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी का सितम किस तरह लोगों पर पड़ रहा है उसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। देखिए, बच्चों का दिमाग कमजोर कर रही है तेज गर्मी। एक अध्ययन जिसमें ये पूरी जानकारी दी गई है, शोध का ये उद्देश्य ये था, ये पता लगाना था कि गर्मी का बच्चों के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के प्रतिभागियों के घरों के पास तापमान नापा गया। इस दौरान औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान -1.1 डिग्री और अधिकतम 4 हफ्ते का औसत तापमान 25.2 डिग्री से दर्ज किया गया है। और देखिए क्या परिणाम मिला है वो आपको बताते हैं। बच्चों में 9 महीने से 2 साल 6 महीने तक गर्मी का जोखिम और 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बच्चे के जीवन के 6 महीनों में गर्मी के स्तर में 2.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि देखी गई, और गर्मी का प्रभाव गर्भावस्था के तीसरे महीने से 2 साल 6 वर्ष तक सबसे अधिक रहा है। देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही गर्मी से बच्चों की मानसिक जो कमजोरी है वो बढ़ रही है, और ये खुलासा नीदरलैंड के एक रॉटरडैम विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने किया है, जिसमें ये पूरी जानकारी शेयर की गई। साक्षी, आपके रंजना, ये तो हुई चिंताजनक सर्वे की बात, जिसको लेकर लगातार जो चर्चा है वो की जा रही है, और सतर्क रहने की, सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बीच दैनिक भास्कर क्योंकि अपनी डिटेल रिपोर्ट और सर्वे के लिए जाना जाता है, आज दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर एक सर्वे रिपोर्ट पहली बार जारी की गई है। वो है फादर्स डे से रिलेटेड, क्योंकि आज फादर्स डे है और हर कोई फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। इस बीच फादर्स डे पर पहली बार पिता के मन का पहला सर्वे यहां पर दैनिक भास्कर ने जारी किया। फ्रंट पेज की पहली खबर ही इसी के साथ में शुरू है। फादर्स डे पर भास्कर ने पहली बार पिता के मन की गहराई में छिपी बातें जानने के लिए खास सर्वे किया। भास्कर सर्वे और पिता से कहिए दिल की बात कॉन्टेस्ट के जरिए 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी बात रखी, और इस सर्वे में यह पता चला है कि 93% फादर्स मानते हैं कि वो अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है। इस बीच 27% पिता नहीं मानते हैं कि वो बच्चों से कितना प्यार करते, 17% अपनी पीड़ा नहीं बता पाते हैं, और सबसे बड़ी ख्वाहिश जो इस सर्वे में सामने आई वो ये है कि बच्चे साथ रहें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ में 98% पिता अपने बच्चों से खुश हैं, ये इस सर्वे में बताया गया डिटेल में। और आगे बढ़ते बात होगी एक बार फिर से शीना बोरा हत्याकांड की, जिसमें एक नया मोड़ आ गया। 2012 में रायगढ़ के पेन गांव के जंगल से जो हड्डियां मिली थी, सीबीआई ने उनको शीना बोरा के अवशेष के तौर पर बताया है। वो अब गायब हैं। हड्डियों को जांच के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल भेजा गया था। मुंबई की स्पेशल कोर्ट में गुरुवार को सीबीआई ने बताया कि बहुत ढूंढने के बावजूद भी वो हड्डियां नहीं मिल रही। दरअसल आईएनएक्स मीडिया की पूर्व सीईओ इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की 2012 में गला घोटकर हत्या हुई थी। आरोप है कि इंद्राणी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर
श्यामवर राय के साथ में मिलकर शीना की हत्या को अंजाम दिया था। उन्होंने इसके बाद शव को महाराष्ट्र के ही रायगढ़ जिले के एक पेन गांव में ले जाकर जंगल में जला दिया। पुलिस ने पेन गांव से 2012 में कुछ हड्डियां जब्त की थी और जांच में पता चला था कि हड्डियां किसी जानवर की नहीं बल्कि वो तो इंसानी है। 3 साल तक हत्याकांड के बारे में किसी को कुछ पता तक नहीं है। और फिर 2015 में एक अन्य केस में पुलिस ने इंद्राणी के ड्राइवर राय को गिरफ्तार किया। इस दौरान जब शीना बोरा की हत्या का खुलासा हुआ तो मामले में जांच पड़ताल शुरू होती है और तब जाकर क्लियर होता है कि एक माँ ही बेटी की हत्यारा निकली। उसने हमेशा शीना को बहन बताया, बेटी ना बताकर। और ऐसे में इस पूरे मामले में हर दिन जब खुलासे हो रहे थे तो हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा था कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है, अपने ही पति ड्राइवर के साथ में मिलकर अपनी ही बेटी की हत्या करना, फिर उसके बाद में सबूतों को मिटाना, उसकी डेड बॉडी तक को ठिकाने लगाना। तो ये अपने आप में, और ज़रा सोचिए वो 3 साल तक के लिए गायब थी, किसी को नहीं पता, कहा कि फ़ौरन चली गई है और इस तरीके से पूरी दुनिया को गुमराह किया। उसके बाद खुलासा होता है कि वो तो इस दुनिया से ही जा चुकी है। और अब आगे बढ़ेंगे बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ यहां पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। बीएसपी के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 4,440 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। इकबाल पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन के आरोप हैं। तो इस पूरे मामले में कल भी हमने आपको बताया था जिस तरीके से काफी लंबे समय से दुबई में शरण ली हुई है और अब खनन माफिया इकबाल की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने इकबाल की 4,440 करोड़ की संपत्ति जिसको जब्त कर लिया है। कई बेनामी संपत्तियां भी इस दौरान जब्त हुई हैं। हालांकि ईडी ने सहारनपुर में हुए अवैध खनन के मामले में इकबाल की ग्लोकल यूनिवर्सिटी की 121 एकड़ जमीन, भवन उनको भी जब्त करने के बाद कुछ बेनामी संपत्तियों की भी पड़ताल अब तेज कर दी है और इस पूरे मामले में अब जांच बढ़ रही है और खनन माफिया इकबाल की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। नारायणपुर में 8 नक्सली को ढेर किया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखा गया और एक जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद। मुठभेड़ में 2 जवान भी जख्मी हुए। ग्रेनेड लॉन्चर, इंसास राइफल भी बरामद किए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। मुठभेड़ के बाद यहां पर 8 नक्सलियों को ढेर किया गया, लेकिन इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद, 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। और अब स्पोर्ट्स सेगमेंट की बात करते हैं। T20 विश्व कप में भारत का मैच रद्द हो गया। बारिश और खराब जो आउटफील्ड थी उसकी वजह से भारत और कनाडा के बीच में मैच रद्द हुआ है। अब सुपर 8 में अफगानिस्तान से भारत आगे आने वाले दिनों में भिड़ता हुआ नजर आने वाला है। वहीं स्पोर्ट्स सेगमेंट में एक बार यहां पर नजर डालें हेडलाइंस पर, तो यहां पर लिखा है कि नेपाल से हारते हारते बचा द अफ्रीका, सिर्फ 1 रन से जीता। अफ्रीका को 115 रन बचाने में पसीने आए, चौथी जीत। और इस बीच बेस्ट एसोसिएट टीम रही अमेरिका, 3 साल में सबसे कम मैच खेलकर भी क्वालिफाई हुई। और देखिए अमरनाथ यात्रा को लेकर अमित शाह की हाई लेवल बैठक आज होने जा रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर भी ये अहम बैठक होगी। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा इस बैठक में होने वाली है। मीटिंग में एनएसए और एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद से लगातार सरकार एक्शन में है और जिस तरीके से पहले रियासी में हमला श्रद्धालुओं पर, उसके बाद कई और आतंकी हमले, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई क्योंकि अमरनाथ यात्रा 29 तारीख से शुरू हो रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में इन आतंकी हमलों के मद्देनजर एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, एनएसए अजीत डोभाल रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे, उपराज्यपाल रहेंगे मनोज सिन्हा और सभी की बैठक होने जा रही है। इसको हाई लेवल बैठक के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी समीक्षा की थी और जो स्टेटस रिपोर्ट है वो स्टेटस रिपोर्ट लिया था कि फिलहाल क्या स्टेटस रिपोर्ट है और अब हाई लेवल बैठक होने जा रही है। और अब बात होगी फैक्ट फाइल में हेमंत कुमार की, जिनकी आज जयंती है। मशहूर गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता थे। बंगाली फिल्म निमाई संन्यास के लिए पहली बार उन्होंने गाया। हिंदी फिल्म इरादा से करियर की शुरुआत उन्होंने की। फिल्म नगीना के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड उनको मिला। कई फिल्मों के लिए हिट गाने, संगीत उनके द्वारा दिए गए। और आज हेमंत कुमार की जयंती है। कई फिल्मों के लिए हिट गाने के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। इरादा हिंदी फिल्म से उन्होंने करियर की अपनी शुरुआत की और नगीना के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड भी उनको मिला।